हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और इसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज हम यहाँ पर कुछ चीजें इंटरेस्टिंग चीजें डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले तो एक तो हम देखेंगे हमारी मार्केट को कि कैसे रह सकती है इस वीक की मार्केट, और स्पेशली इंट्राडे पर्सपेक्टिव कहाँ पर कैसी रहेगी मार्केट, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल कर आते हैं। और उसी के साथ साथ फिन निफ्टी की होगी एक्सपायरी, तो वहां पर भी क्या कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है। और उसी के साथ साथ चार चार आईपीओ एक साथ क्लोज होने वाले हैं, जिसमें से एक होगा मेन लाइन आईपीओ और बाकी होंगे तीन एसएमई आईपीओ। तो वहां पर क्या रहेगा मेरा पर्सनल एंड फाइनल डिसीजन फॉर एजुकेशन पर्पस अकॉर्डिंग टू माय रिस्क फैक्टर एंड अकॉर्डिंग टू माय माइंडसेट। और उसी के साथ साथ कुछ आईपीओ की होने वाली है लिस्टिंग, जिनमें से तीन होंगे मेन लाइन आईपीओ और एक रहेगा एसएमई आईपीओ। तो वहां पर क्या रहेगी हमारी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी, उन सभी पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम सबसे पहले फ्राइडे के दिन का एफआईए और डीआई डाटा चेकआउट करने की कोशिश करते हैं, तो डीआई ने 2166 करोड़ की बाइंग करी थी, वहीं पर एफआई ने 2800 करोड़ की सेलिंग करी है। नेट में फिगर ज्यादा मेजर का नहीं है, बट हाँ नेगेटिव में होने वाला है नेट में। अब अगर हम बात करते हैं सबसे पहले हमारे आईपीओ की, तो वहां पर अगर मैं सभी आईपीओ में अपने फाइनल डिसीजन को देने की कोशिश करूं, तो सबसे पहला डिसीजन आ जाता है इनोवा कैप्टेव का। अगर मैं इसमें अपने पर्सनल एंड फाइनल डिसीजन की बात करूं, तो ऑलमोस्ट सर्टेन है कि मैं इस आईपीओ को एचएनआई कैटेगरी से अप्लाई करने वाला हूं। देखो रिटेल कैटेगरी में से तो मैं इसे अप्लाई करूंगा ही करूंगा, बीइंग एंड डिफेंसिव होकर। बट हाँ अगर मार्केट का मूड मोल काफी ज्यादा बिगड़ता है, देखो अभी तक ना बिगड़ा है और उम्मीद भी नहीं है, बट मार्केट में कभी भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बट अगर काफी ज्यादा बिगड़ा तो वहां पर हो सकता है कि हल्का फुल्का डिस्काउंट में हमें देखने को मिल जाए। तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपने अकॉर्डिंग अपने रिस्क फैक्टर को देखते हुए कोई भी डिसीजन बनाना पड़ेगा। मैं अपने डिसीजन की बात करूं तो रिटेल कैटेगरी में तो अप्लाई करने ही वाला हूं। बट अगर एचएनए की तरफ से मुझे जहां पर 50x का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है, अब 50x का क्यों जहां पर मैंने बढ़ा दिया है, बिकॉज जहां पर बाकी आईपीएस का पैसा फ्री हो चुका है और लोगों के पास जहां पर पैसा अवेलेबल है, तो मुझे मिनिमम जहां पे 50x का सब्सक्रिप्शन चाहिए। और क्वालिफाइड की तरफ से 50x का सब्सक्रिप्शन देखने को अगर मिलता है, तो वहां पर मैं इस आईपीओ को एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई कर दूंगा। ये मेरा पर्सनल एंड फाइनल डिसीजन होने वाला है इस आईपीओ के लिए। अगर मैं इस आईपीओ की जीएमपी की बात करूं आज के टाइम पर, तो आज के टाइम पर इस आईपीओ का जीएमपी हमें देखने को मिल रहा है 35% के करीब। अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल के टाइम पे। उसी के साथ साथ अगर मैं एसएमई आईपीओ में बात करूं, तो सबसे पहले आ जाता है ट्राइडेंट टेक्लैब्स का एसएमई आईपीओ। अगर मैं इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं, तो जैसा कि मेरी आईपीओ के रिव्यू वीडियो में डिस्कशन हुई थी कि मैं इस आईपीओ को ऑलमोस्ट सर्टेन है कि अप्लाई कर दूंगा रिटेल कैटेगरी से, बिकॉज एसएमई आईपीओ को हम हमेशा रिटेल कैटेगरी से अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर मेरा डिसीजन क्लियर है और यही मेरा पर्सनल एंड फाइनल डिसीजन होने वाला है कि मैं इस आईपीओ को अप्लाई करने वाला हूँ अपने हर फैमिली मेंबर के अकाउंट से, बीइंग एन अग्रेसिव होकर। अब डिफेंसिव होकर हम कोई भी एसएमई आईपीओ को अप्लाई नहीं करते हैं, इस पॉइंट को हमें समझना पड़ेगा। हम सिर्फ और सिर्फ एसएमई आईपीओ को ज्यादा बीइंग एन अग्रेसिव होकर करते हैं या फिर बीइंग एन हाईली अग्रेसिव होकर। तो यहाँ पर मेरा जो माइंडसेट है वो बीइंग एन अग्रेसिव होकर इस आईपीओ को अप्लाई करने का एक अच्छा सब्सक्रिप्शन मिल चुका है। बाकी जो हल्की फुल्की कमी है वो हमें उम्मीद है कि कल के दिन देखने को मिल जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट आईपीओ होने वाला है सुप्रीम पावर इक्विपमेंट का। अगर मैं इस आईपीओ में बात करूं, अगर मुझे एचएनए की तरफ से मिनिमम टू मिनिमम 100x का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है, क्वालिफाइड की तरफ से 50x का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है, तो मैं इस आईपीओ को इजीली अपने हर फैमिली मेंबर के अकाउंट से अप्लाई कर दूंगा, बीइंग एन अग्रेसिव होकर। यहाँ पर ये जरूरी हो जाता है कि अगर हम डिफेंसिव है तो हमें एसएमई आईपीओ के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि एक बड़ी अमाउंट लगी होती है। और अगर मार्केट में हल्की सी भी दिक्कत आती है, तो सबसे ज्यादा पेन जो होने वाला है वो एसएमई आईपीओ को होने वाला है। तो वहां पर अगर हल्का फुल्का भी डिस्काउंट में खुलता है, तो काफी अच्छी अमाउंट लगने की वजह से हमारी वहां पर जो लॉस की फिगर होती है, अगर मैं अमाउंट में बात करूं, अगर 5% का भी डिस्काउंट में खुल जाता है, तो वहां पर हमें 7,000 से 8,000 का झटका लग सकता है। तो इस पॉइंट को हमें ध्यान में रखते हुए हमारे माइंडसेट के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, हमारे रिस्क रिवार्ड रेशियो के अकॉर्डिंग। बिकॉज जनरली जब भी एसएमआईपीस खुलते हैं, तो उसके बाद हमें वहां पर सर्किट्स देखने को मिल जाते हैं। मोस्टली क्या कंफर्म है कि सर्किट लगेंगे कोई जरूरी नहीं है, बट मोस्टली हमें देखने को मिल जाते हैं। अगर बाई चांस लोअर सर्किट लग गया, तो वहां पर हमें और ज्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि हमारा एग्जिट नहीं हो पाता जब तक वो सर्किट खुलेगा नहीं। तो इसी वजह से एसएमई आईपीएस को हम सिर्फ और सिर्फ अग्रेसिव होकर ही अप्लाई करते हैं, डिफेंसिव होकर हम इसीलिए अप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि वहां पर
काफी ज्यादा कई बार लिक्विडिटी का भी इशू आ जाता है। तो इसलिए अगर हम नए इन्वेस्टर होते हैं, जब हम नए नए करने लगे हैं आईपीओ वगैरह में इन्वेस्ट, जहाँ हमें स्टॉक मार्केट का इतना ज्यादा ज्ञान नहीं है और हम बिना सोचे समझे कुछ भी करने को तैयार हैं, और वहां पर हम इतना लॉस भी लेने की कैपेसिटी नहीं रखते हैं, तो ऐसे में सिंपल सा है कि सबसे जरूरी आ जाती है हमारी हेल्थ। और अगर हमें हमारी हेल्थ में दिक्कत होती है कि हमें तो टेंशन होगी, हमारा तो लॉस बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया, तो वहां पर इससे अच्छा है अपनी हेल्थ का ध्यान रखो और आईपीओ को अवॉइड करो, जनरली एसएमई आईपीओ को। बट अब अगर हम फाइनल एसएमई आईपीओ की मैं बात करूं, जो होने वाला है हमारा इंडी फरा का, तो अगर मैं इस आईपीओ में सिंपल सी जैसी मेरी बात हुई थी हमारी आईपीओ की रिव्यू वीडियो में कि मैं इस आईपीओ को इजीली अवॉइड कर दूंगा, तो यही मेरा इसमें डिसीजन रहने वाला है कि मैं इस आईपीओ में हाथ भी नहीं डालने वाला हूँ। ना ही मुझे फर्क पड़ता है इसमें कितनी ज्यादा सब्सक्रिप्शन आती है, अगर मैं इसे नहीं अप्लाई कर रहा तो मैं नहीं कर रहा हूँ, यही मेरा डिसीजन है। बीइंग एंड हाईली अग्रेसिव होकर भी अगर मुझे ये आईपीओ अप्लाई करना होता, तब भी मैं इस आईपीओ को इजीली अवॉइड कर देता। बट ये सभी आईपीओ में मेरे पर्सनल डिसीजन थे, जो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज डिस्कस किए थे, और हमारे माइंडसेट को समझना जरूरी है, हमारे रिस्क फैक्टर को हमें हमारे कोडिंग समझना जरूरी है, उसको समझकर उसे एनालिसिस करके एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई एक्शन बनाइएगा। एनीवे, अगर हम बाकी आईपीओ की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे आईपीओ खुलने वाले हैं। बाय द वे, उससे पहले अगर मैं सभी के जीएमपी की अपडेट कर दूं, तो ट्राइडेंट का जीएमपी चल रहा है 128% का, काफी अच्छा है। सुप्रीम का पावर का चल रहा है 77% के करीब का, अच्छा है। और वहीं पर इंडिफरा का कुछ भी जीएमपी हमें देखने को नहीं मिल रहा है। बाय द वे, जो हमारे आईपीओ ओपन होने वाले हैं, वो होने वाले हैं मोतीसन ज्वेलर, जिनका सभी को बेसब्री से इंतजार है, मथूट माइक्रो फाइनेंस, सूरज एस्टेट, सहारा मैरिटाइम। पर्सनली मुझे यहाँ पर एक भी आईपीओ लोड नहीं हुआ है, बट फाइनली मेरा गुड लक काम कर चुका है और मुझे हैप्पी फोर्जिंग और क्रेडो मुफ्ती का आईपीओ मिल चुका है। और यहाँ पर इस नए सीजन में पहली बार आईपीओ अलॉट होने पे जो प्राउड फील हो रहा है कि चलो कुछ तो हुआ, कब से मैं वेट कर रहा हूँ कि मुझे भी अलॉट हो। एनीवे, अपार्ट फ्रॉम द गेम, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले मोतीसन ज्वेलर्स के आईपीओ की, फिर से अगर हम नए प्लेयर हैं और हमारा माइंडसेट लॉन्ग टर्म का नहीं है, देखो जब हमारा माइंडसेट ही लॉन्ग टर्म का है, तब तो हम वहां पर कोई भी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी की बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने वहां पर देखना ही नहीं है और हमारा वहां पर काम हो जाता है बाय एंड फॉरगेट का, तो उसकी तो हम बात ही छोड़ देते हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर हमारा माइंडसेट लिस्टिंग गेन का होता है, जो जनरली मैं हर आईपीओ में अप्लाई करता हूँ, तो मोतीसन ज्वेलर्स में अगर मैं नया प्लेयर होता तो मैं इसे इमीडिएट एग्जिट कर देता एक अच्छे खासे लिस्टिंग गेन को लेने के बाद। उसके बाद मुझे फर्क नहीं पड़ता था कि वो आईपीओ कहाँ जा रहा है, मुझे लालच करने की जरूरत नहीं है कि वो आईपीओ वहां से डबल हो रहा है या आधा रह रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बट अगर हम एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, तो वहां पर पर्सनली अगर ये आईपीओ मेरे पास होता, तो मैं ये स्टेप फॉलो करता कि 50% क्वांटिटी को इमीडिएट बुक करके बाकी रिमेनिंग 50% क्वांटिटी को सिर्फ पहले 5 मिनट के लो पर ट्रेल करने की कोशिश करता। यही मेरी इसमें लिस्टिंग स्ट्रेटेजी होने वाली थी। सेकंड आईपीओ रहा हमारा, अगर मैं बात करूं, तो मुथूट माइक्रो फाइनेंस और सूरज एस्टेट की। अब अगर मैं इन दोनों आईपीओ में लिस्टिंग स्ट्रेटेजी की बात करूं, अगर ये आईपीओ मेरे पास होते, देखो मुथूट माइक्रो फाइनेंस सूरज एस्टेट से काफी अच्छा आईपीओ है, फंडामेंटली भी और वैसे भी काफी साउंड था, और वैसे भी काम के परस्पेक्टिव में भी काफी अच्छा आईपीओ है, जैसा कि हमारी आईपीओ के रिव्यू वीडियो में डिस्कशन हुई है। बट अगर मैं सिंपली बात करूं, क्योंकि मार्केट में हल्का सा प्रेशर क्या आया, यहाँ पर इन दोनों आईपीओ के जीएमपी काफी ज्यादा गिर चुके थे, तो वहां पर अगर ये दोनों आईपीओ 0 से 15% की रेंज में खुलते हैं, तो वहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन लूंगा और पूरा का पूरा एग्जिट कर जाऊंगा। मुझे उसके बाद नहीं फर्क पड़ता कहाँ जा रहे हैं, अगर ये आईपीओ मेरे पास होते। बट अगर मान लो कि कोई आईपीओ 20% के ऊपर गेन दे गया, तो वहां पर मैं उसे 50% इमीडिएट बुक करके बाकी रिमेनिंग क्वांटिटी को पहले 5 मिनट के लो पर ट्रेल करने की कोशिश करता, दोनों ही आईपीओ में। तो जैसी मेरी इसमें लिस्टिंग स्ट्रेटेजी। अब से कि ये दोनों आईपीओ डिस्काउंट में खुल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी बनती है, अगर बाय चांस मार्केट में दिक्कत आई, तो हो सकता है कि हल्का फुल्का डिस्काउंट में भी हमें देखने को मिल जाए। अगर वैसा होता है, तो वहां पर जो मेरी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी रहती है कि पहला लॉस ही मेरा फाइनल लॉस होता है, और मुझे उसके बाद फर्क नहीं पड़ता कि वो आईपीओ रिकवर कर रहा है या नहीं कर रहा, मैं वहां पर इमीडिएट एग्जिट हो जाता हूँ। और ये होती है मेरी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी जब कोई भी आईपीओ डिस्काउंट में खुलता है। बट हाँ, अगर डिस्काउंट में खुला है, तो वहां पर मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम आधे से 1% के स्टॉप लॉस के साथ, लाइक कि अगर मान लो कि 100 रुपए की चीज, 100 रुपए पे कोई भी आईपीओ खुला, तो वहां पर आधे से 1%, यानी कि आधे से 1 रुपया
99 के मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेल करने की कोशिश करता और अगर इसके नीचे जाता तो मैं इमीडिएट एग्जिट कर जाता और अगर इसके ऊपर जाने की कोशिश करता तो मैं अपने लॉसेस को मिनिमाइज करता हुआ इन्हें बुक करने की कोशिश करता। ये स्टेप मैं यहाँ पर यूज जरूर करता अगर ये आईपीओ डिस्काउंट में खुलता, बट अगर जहाँ पर 99 के नीचे जाने के बाद भी दिक्कत आती है तो मैं वहां पर फिर वेट नहीं करता और मैं वहां से एग्जिट हो जाता, चाहे उसके वजह मेरा स्टॉप लॉस खाकर ही वापस पूरा का पूरा रिकवर करके हमें प्रॉफिट में ही क्यों ना चला जाए। बट हर किसी का माइंडसेट अलग अलग होता है तो वहां पर आपको अपने अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा। ये मेरा माइंडसेट होता है किसी भी आईपीओ में। और अगर मैं बात करूं सहारा मैरीटाइम के एसएमई आईपीओ की, तो ऑब्वियसली मैंने इस आईपीओ को अप्लाई ही नहीं किया था। बट अगर ये आईपीओ मेरे पास होता तो आप सभी को पता है कि एसएमई आईपीओ में तो मेरे लिस्टिंग स्ट्रेटेजी काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है और वहां पर जब भी कोई भी एसएमई आईपीओ खुलता है तो मैं इमीडिएट एग्जिट करने की कोशिश करता हूँ, बाकी सारे काम धंधे छोड़ के। इनफैक्ट बाकी आईपीओ को भी मैं बाद में देखूंगा, सबसे पहले एसएमई आईपीओ को एग्जिट करता हूँ, चाहे वो प्रॉफिट में खुले या फिर लॉस में खुले। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि वो आईपीओ उसके बाद डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, आपदा रह रहा है, क्योंकि एसएमई आईपीएस में हमें जनरली सर्किट्स देखने को मिल जाते हैं, या तो अपर सर्किट या लोअर सर्किट। जरूरी नहीं है कि सर्किट लगेगा ही लगेगा, बट मोस्टली चांसेस होते हैं। और वहां पर अपर सर्किट में हमें बेशक दिक्कत नहीं होती, हमें मजे आते हैं, हमारा प्रॉफिट बढ़ता रहता है। बट अगर लोअर सर्किट लग गया तो वहां पर हमारा प्रॉफिट तो कम होगा ही होगा, हमें टेंशन भी होगी और हम एग्जिट भी नहीं कर पाएंगे और उस सिनेरियोस की वजह से हमारी हेल्थ में दिक्कत आती है। और आप सभी को मालूम है कि अगर हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज है तो वो हमारी हेल्थ है, उसके अलावा हमारे लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसलिए मैं इन चीजों के चक्कर में नहीं पड़ता सर्किट्स के, और मैं वहां पर इमीडिएट एग्जिट करने की कोशिश करता हूँ। बट इन सभी आईपीओ में जो मेरी पर्सनल लिस्टिंग स्ट्रेटेजी होती, अगर ये आईपीओ मेरे पास होते, जो मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको एजुकेशन और लर्निंग पर्सपेक्टिव डिस्कस किया है। वैसे अगर आप लोगों को मोती सिंह का ज्वेलर्स का आईपीओ मिला हो तो आप सभी को कांग्रेट्स। और उसी के साथ साथ कोई भी एक्शन बनाने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा, जहां पर मैंने किसी भी तरीके की कोई भी टिप या एडवाइस नहीं दी है। जो मेरा माइंडसेट होता है वो मैंने आपको समझाने में हेल्प करी है, ताकि आप अपना माइंडसेट क्रिएट करने में आपको थोड़ी सी हेल्प हो सके कि किस तरीके से हम काम कर सकते हैं, या फिर आप अपनी स्ट्रेटेजी खुद से कोई बना सकते हो, ताकि आप लोग समझ सको कि हमें हमारे माइंडसेट के अकॉर्डिंग कैसे काम करना होता है। बस यही मेरा यहाँ पर मोटो था आप लोगों को समझाने का। मैं नहीं चाहता कि आप लोग मेरी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी यूज करो, या मैं नहीं चाहता कि अगर मैं अप्लाई कर रहा हूं तो आप भी अप्लाई करो। बट आपका अपना डिसीजन होना चाहिए, आपको अपना रिस्क फैक्टर पता है तो उसके बेस पर ही कोई डिसीजन बनाइएगा। एनीवे, अब अगर हम हमारी मार्केट की बात करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर लास्ट डे जो फ्राइडे के दिन था काफी इंपॉर्टेंट ट्रेड्स डाली गई थी, 5 ट्रेड्स डली थी। जहां पर पहली ट्रेड थी सेंसेक्स 71,500 पी की, जो 400 से 460 तक पहुंच चुकी थी। उसका निफ्टी की 21,450 पी जो 150 से 165 तक पहुंच चुकी थी। और उसके बाद बीएनएफ 4800 सी, इसने 320 से 460 तक का क्या ही पटाखा मारा। उसके बाद फिर से बीएनएफ 4800 पी 400 पर ली गई, जो 6700 के करीब पहुंच चुकी थी। और सेंसेक्स की सी लास्ट में 00 ट्रेड थी 40 से 110 तक पहुंच चुकी थी। काफी अमेजिंग हमें प्रॉफिट देखने को मिला था। मतलब कि जहां पर हमने सिर्फ 5 ट्रेड्स करी और हमें पांचों में अच्छा प्रॉफिट हुआ। अब हमें क्या जरूरत है 5 से 50 ट्रेड करने की या 5 से 500 ट्रेड्स करने की, हमारा काम हो चुका है। हमें इसके ज्यादा पंगे नहीं लेने हैं और ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। बस इस पॉइंट को जब हमने समझ लिया और हम फालतू की ट्रेड्स लेनी बंद कर देंगे, तब हम ऑप्शन ट्रेडिंग में कामयाब हो जाएंगे। अदरवाइज तो एक ही रास्ता है ऑप्शन ट्रेडिंग से बचने का, कि ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ दो। बट अगर आप लोग भी चाहते हो इस प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप का पार्ट बनना, तो अगर आपकी एसआईपी नहीं चलती है तो वहां पर अगर आप भी अपनी एसआईपी चलवाते हो तो आप भी इस प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप का पार्ट बन सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो फॉर एनी क्वेरी। और जनरली ये एसआईपी वाला मुद्दा ना, कि इसमें मैंने अभी अभी लेटेस्ट शुरू किया है बहुत ही सोच समझ कर, ताकि क्योंकि क्या होता है हम जहाँ पर ट्रेडिंग तो करते रहते हैं और वहां पर काफी लोग लॉस भी करते हैं। बट वहां पर एक ऐसी अमाउंट हमारे पास होनी चाहिए जहां पर हमारी सेविंग भी होती रहे और आने वाले हमारे लॉन्ग टर्म में एक अच्छी अमाउंट भी क्रिएट हो जाए, अच्छी अमाउंट भी ग्रो हो जाए। तो यहाँ पर इस प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में जो मैंने नई चीज ऐड करी है एसआईपी वाला पॉइंट, ताकि आप लोगों को इसलिए हेल्प मिल सके कि आपको सेविंग की आदत पड़े, आप लोगों का पैसा ग्रो करने में हेल्प हो। क्योंकि असली पैसा ना लॉन्ग टर्म में ही बनेगा, इस बात से नकारा नहीं जा सकता है।
हम जितनी मर्जी ऑप्शन ट्रेडिंग कर ले, बट रियलिटी इज दैट कि एक ना एक दिन ऐसा आता है जब हम हमारा सारा का सारा प्रॉफिट धुलवा देते हैं एक ही ट्रेड में और वहां पर जीरो हो जाते हैं। और वो जो दिन होता है, वो जो ट्रेड होती है ना, हमारी लाइफ की सबसे गंदी ट्रेड होती है और वहां पर हम उस ट्रेड से कभी नहीं बच पाएंगे। वो हर किसी ना किसी के साथ आनी ही आनी है। इसीलिए ही जहां पर ये मुद्दा शुरू किया गया है एसआईपी का, ताकि आप लोगों को एक हौसला मिलता रहे। और आई होप कि आपको भी ये एसआईपी वाला पढ़ना अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बट बाय द वे, अगर हम हमारे मार्केट की बात करते हैं, देखो काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमारे साथ फ्राइडे को हुई है। अगर आप देखोगे काफी ज्यादा मार्केट में वॉलेटिलिटी रही है, और अगर बाय चांस आपने 5 मिनट की कैंडल पर देख ली तो आपको पता लगे कितनी ज्यादा वहां पर वॉलेटिलिटी थी मार्केट में। दोनों तरफ के स्टॉप लॉस हिट करवाए जा रहे थे अच्छे खासे, और दोनों तरफ से चाहे बायर हो चाहे सेलर हो, मतलब कि ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर दोनों की अच्छे तरीके से दी जा रही थी। और ऐसे टाइम पे हमें बचना होता है मार्केट से, हमें नहीं करनी होती ट्रेड। आई नो कि अगर हम सही टाइम पर एग्जिट कर रहे हैं, सही टाइम पर एंट्री बना रहे हैं, तो एक अच्छा खासा मुनाफा होता है। बट वो हमेशा हर किसी के साथ पॉसिबल नहीं होता है, कि अगर हमारे पास वन साइडेड मूवमेंट नहीं है तो इजीली हमें ऐसे दिन को अवॉइड करना चाहिए। अगर आप चेक करने की कोशिश करोगे ना, तो ये थी हमारी, जहां से सीधा नीचे को आई, ऊपर को गई, नीचे को आई, ऊपर को गई, नीचे को आई, ऊपर को गई, फिर से नीचे को आई, ऊपर नीचे काफी ज्यादा हो रही थी। तो ऐसे में जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा मार्केट को अवॉइड करना चाहिए। और आने वाला ये वीक, यानी कि दिसंबर का जो लास्ट वीक है, ऐसा ही रहने वाला है। और अगर हम जहां पर नए प्लेयर हैं स्पेशली ऑप्शंस में, तो अगर हम इसको अवॉइड करते हैं ना एक वीक के लिए ऑप्शन को, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा अच्छा होने वाला है। और यहाँ पर पूरी की पूरी उम्मीद है कि इस वीकेंड हमें काफी ज्यादा वॉलिटिलिटी देखने को मिलती रहेगी, बिकॉज एफआईए चले जाएंगे छुट्टियों पे, और यहाँ पर सिर्फ हमारे डीआईए एक्टिव रहेंगे, लोकल डीआईए। तो वहां से इंडेक्स में हमें मेजर मूव्स तो शायद ना मिले, बट एक छोटी सी मूव में हमें अच्छी खासी वॉलिटिलिटी देखने को मिलती रह सकती है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा सोच समझ कर वहां पर काम करना पड़ेगा। एनीवे, अगर मैं ट्यूसडे के दिन के लिए बात करूं, नई मूवमेंट हमें मिलेगी इस लेवल के ऊपर, अगर सस्टेन करती है 21,400 का हमारे इमीडिएट लेवल होने वाला है। और इमीडिएट अगर मैं बात करूं नीचे की साइड, तो 21,000 का लेवल अगर टूटता है राउंड ऑफ में, तो वहां पर अगर इसके नीचे सस्टेन करते हैं तो हमें नीचे की साइड की मूव मिल सकती है। बीच में थोड़ा सा हमें अवॉइड करना चाहिए मार्केट को। और उसी के साथ साथ फिन निफ्टी में अगर मैं बात करूं, अगर फिन निफ्टी में कोई भी सेटअप बैठता हुआ, स्पेशली हीरो जीरो का भी, या कोई भी अच्छा सेटअप बैठता हो, चाहे फिन निफ्टी में हो चाहे हमारी बैंक निफ्टी में, तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर मैं वीकली बेसिस पर बात करूं हमारी मार्केट की, तो जैसा कि हमारी बात हुई थी कि इस वीक भी हमें दिक्कत देखने को मिल सकती है, और वैसा ही हमें देखने को मिला ऊपर नीचे। बट मेजर था हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट, जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं जाती हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके नीचे अगर मार्केट जाएगी तो हमारी वहां पर जितनी मीडियम टर्म की पोजीशन होती है, हम तब उसके बारे में सोचेंगे और वहां से एग्जिट हो जाएंगे। और तब तक के लिए हमें दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। और मार्केट अगर इस लेवल तक आती है तो वो हमारे लिए मौका होगा, जहां पर हमारे लिए एक जहां से अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है, और नई मूवमेंट हमें मिलेगी इस लेवल के ऊपर। अगर हम वीकली बेसिस पर बात करते हैं नई मार्केट में स्ट्रेंथ की बात, बट ज्यादा डिस्कशन करने को कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस वीक मार्केट अगर चाहे तो एक छोटी सी रेंज में फंस सकता है, अगर मार्केट में कोई भी ऐसी न्यूज नहीं आती है जिसकी वजह से हमें ज्यादा दिक्कत हो मार्केट में। अगर न्यूज फैक्टर्स में कुछ भी ऐसा सुनने को मिलता है, तो वो तो एक डिफरेंट ही सिनेरियो हो सकता है, जिसके बारे में हम कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। एनीवे, देवी और सज्जनों, जितनी भी चीजें जहां पर डिस्कस की गई हैं वो सिर्फ एजुकेशन, लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव की गई हैं, जहां पर किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी गई है। फिर भी अगर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करनी है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।